प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के बनाने का लक्ष्य रखा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। आने वाले 5 वर्षों में इसे पूरा करना था, यानी 2024-25 तक इस टारगेट को अचीव करना था। लेकिन 2020 में कोरोना आ गया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इंडियन मॉनेटरी फंड ने इंडिया की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का अनुमान 2026-27 तक अब रख दिया है, लेकिन भारत शायद इसे 2025 या उससे पहले भी हासिल कर सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? चलिए आइए बताता हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था तभी आगे बढ़ सकती है जब राज्य भी अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक के टारगेट पर रख दिया है। कोविड से पहले इन 5 राज्यों की देश में जीडीपी में 49% तक का शेयर था। हर साल औसतन 10% की ग्रोथ से हर राज्य बढ़ रहा था। कोरोना से पहले की जीडीपी के आंकड़े को देखें तो ये 5 राज्य ऐसे हैं। महाराष्ट्र 32 लाख करोड़, तकरीबन 420 बिलियन की अर्थव्यवस्था। तमिलनाडु 22 लाख करोड़, 297 बिलियन की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, तकरीबन 17 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 240 बिलियन। गुजरात 16.48, 230 बिलियन की अर्थव्यवस्था। टॉप 5 में आती है कर्नाटका 16.29 लाख करोड़ की, यानी 228 बिलियन की अर्थव्यवस्था को अभी इन 5 राज्यों ने अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक का लक्ष्य रख दिया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने यह दावा कर दिया है कि वो हिंदुस्तान में सबसे पहले $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगी। उत्तर प्रदेश ने 2027 का टारगेट रख दिया है। गुजरात ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। कर्नाटका 2 कदम आगे निकल के 1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2025 तक पहुंचने का अनुमान रखती है। लेकिन अगर हम इन सभी राज्यों को देखें तो हमें कुछ एक अलग चीज़ दिखती है। महाराष्ट्र जो कि एक फाइनेंशियल कैपिटल है हिंदुस्तान का, तमिलनाडु जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में लीड करता है, गुजराती लोग तो एक सफल व्यापारी के समुदाय के रूप में जाने जाते हैं, कर्नाटका एक आईटी हब बन के हिंदुस्तान में उभरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य में रहा है। तो आज मैं जिस राज्य की बात करने जा रहा हूं वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टेंडर इशू किया था कंसल्टेंट हायर करने के लिए, ताकि 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जा सके। यूपी की योजना विभाग के अनुसार सलाहकार को एक रणनीतिक ढांचा विकसित करना होगा, एक रोड मैप बनाना होगा, संस्थागत सुधारों का सुझाव देना होगा, एक निगरानी और मूल्यांकन ढांचा भी विकसित करना होगा। सलाहकार रिपोर्टिंग तंत्र और डैशबोर्ड बनाने का सुझाव देगा जो मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रत्येक परियोजनाओं के काम के स्तर की निगरानी करने की अनुमति दे सकता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों की निगरानी करता है। यह काम आसान नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था के रूप में यह लगभग तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इसका केवल 8% का योगदान है। उत्तर प्रदेश के लोगों को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से क्या लाभ होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहला, ज़्यादा नौकरियां होगी। दूसरी, कम बेरोजगारी होगी। तीसरी, राज्य में जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। चौथा, राज्य में गरीबी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पांचवा, नागरिकों को काम की तलाश में राज्य से बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, इसका मतलब कम पलायन होगा। आओ समझते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से योगी आदित्यनाथ इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो 2027 तक इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। पहला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो पिछले 20 वर्षों में हुई है। अब आप बोलेंगे 20 वर्षों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो आइए समझते हैं इसको। 1947 के बाद से ही राजनीतिक अस्थिरता ने उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया। हालांकि 1952, 1957 और 1962 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को निर्णायक बहुमत मिला, लेकिन राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। 1967 के बाद राजनीतिक अस्थिरता तो और भी तीव्र होगी क्योंकि राज्य में प्रतिस्पर्धा करने वाली कई पार्टियों के बीच सत्ता घूमती रही। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ जीती और मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2012 के अंत में ही मायावती पूर्ण कार्यकाल करने वाली पहली मुख्यमंत्री बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी की जीत होती है और युवा अखिलेश यादव को अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाता है।
फिर 2017 में चुनाव होते हैं और बीजेपी बम्पर जीत के साथ योगी आदित्यनाथ को सीएम बना देती है। अब आप देखिए, पिछले 3 चुनाव जितने भी हुए थे 2007 से लेकर 2017 तक, उसमें अलग अलग पार्टियां फुल मेजोरिटी के साथ आई। इसका मतलब स्टेबलाइजेशन की ओर तो उत्तर प्रदेश बढ़ रहा था, लेकिन कोई एक पार्टी वहां पे पूर्ण तरह से बार बार नहीं आ रही थी। फिर 2022 का इलेक्शन होता है जहां बीजेपी दोबारा से रिपीट करती है। पिछले 37 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को फिर से बहुमत नहीं मिला था, जो इस बार 2022 के इलेक्शन में मिला। ये एक ऐतिहासिक ही था कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसे लगातार दूसरी बार 2/3 से अधिक सीटें मिली। अगर देखा जाए तो जातिवाद और वंशवाद के कारण उत्तर प्रदेश को लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। आइए बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाता है तो दवा दी जानी चाहिए। शायद ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यूपी में 2017 के बाद से कोई भी दंगा या आतंकी घटना नहीं हुई। NCRB के डेटा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम 2017 से काफ़ी कम हुआ है, चाहे वो मर्डर हो, डकैती हो या फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध। उत्तर प्रदेश में भू माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ भी बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई और जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टी ज़मीनें उनके कब्जे में थी, उन सबको उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पास ले लिया। चाहे 8,000 से ज़्यादा के एनकाउंटर्स हो या फिर उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन लंगड़ा क्रिमिनल्स के ऊपर भारी पड़ना, विकास दुबे की गाड़ी पलटना हो या फिर anti-CAA प्रोटेस्ट कर सरकार की या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने वालों से नोटिस भेजकर वसूली करना और एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना, ये लॉ एंड ऑर्डर को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में हमेशा ही ऊपर रखा है। बुलडोजर तो अब जैसे एक आइकॉनिक हथियार बन चुका है जिसे हर राज्य इस्तेमाल करना चाहता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी निवेश का माहौल बनाना। 20 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में, या कह सकते हैं काफ़ी लेबर फोर्स है जो कि सस्ती भी है। इसलिए उत्तर प्रदेश इंडिया के टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में से है। साल 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टमेंट समिट रखा जिसमें इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए और उस वक्त उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश का प्रस्ताव रखा, जो कि अलग अलग सेक्टर में निवेश के लिए था, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और कई सारे MOUs भी साइन हुए। फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्रा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। ये इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म है जिसमें राज्य के छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमियों को इससे फ़ायदा होना था। जहां पर बिजनेस की ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना हो, फीस सबमिट करना हो या क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना, 25 डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके कुल मिलाकर 166 सर्विसेज इस पोर्टल पे अभी शुरू की जा चुकी है। इसका एक बड़ा फ़ायदा बिजनेस करने में ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को ख़त्म करने पे था। उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश का माहौल और भी बढ़िया करने के लिए 20 से भी ज़्यादा सेक्टर्स की स्पेसिफिक पॉलिसीज़ बनाई। शायद यही कारण था कि उत्तर प्रदेश ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2017 में जहां 14वें रैंक में था, 2020 में वो दूसरे रैंक पे आ गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है एग्रीकल्चर। उत्तर प्रदेश में 30 छोटी बड़ी नदियां हैं। इन्हीं नदियों की उपस्थिति के कारण उत्तर प्रदेश की ज़मीन उपजाऊ है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है जहां 65% आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे सीधे कृषि पर निर्भर है। दूध, सब्जियां, चीनी और खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य में नंबर 1 है। फलों के उत्पादन और इंडियन फिश प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है देश में। भारत में प्रोसेस फ्रोजन मीट को भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 एग्रो फूड पार्क्स, क्लस्टर्स और कोल्ड चेन बनाने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन कदमों का उद्देश्य किसानों को उनके पड़ोस में ही उनकी उपज के लिए सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त करने में मदद करना और साथ ही एंटरप्रेन्योर को एनकरेज कर छोटे बिजनेस पर्सन को लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा अगर देखें तो राज्य में बड़े उद्योगपतियों ने भी अपना यूनिट्स लगाया है, जैसे हल्दीराम, पेप्सिको, पतंजलि, ऑर्गेनिक इंडिया। अगर उत्तर प्रदेश को USA, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे बनना है तो उसके लिए राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अहम है और इसमें पिछले कुछ सालों से बड़े ज़ोरों से जल्दी से काम भी हो रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश को पहले एक बीमारू राज्य में गिना जाता रहा है, लेकिन अब ये एक एक्सप्रेसवेज स्टेट के नाम से भी जाने जाने लगा है। इन एक्सप्रेसवेज की मदद से उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचाना है। आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद 2017 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सप्रेसवे था जो साल 2012 में बनकर तैयार हुआ था, यमुना एक्सप्रेसवे।
2017 के बाद इस काम में तेजी लाई गई और अब उत्तर प्रदेश में 6 से भी ज़्यादा एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि 302 किलोमीटर का है, 2018 में बनकर तैयार हुआ और ये इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। अब आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज के आसपास भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज़, एम्प्लॉयमेंट्स एक्सेट्रा। अभी उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 8 एयरपोर्ट्स हैं जो ऑपरेशनल हैं, 5 डोमेस्टिक और 3 इंटरनेशनल। गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और हिंडन जो गाज़ियाबाद में, ये सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर ये 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 2 और नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जो कि अयोध्या और नोएडा में हैं। ये 2 एयरपोर्ट बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में मात्र केवल एक ऐसा राज्य होगा जहां पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे। नोएडा का जेवर एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा की पैसेंजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी होगी। अभी उड़ान स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में 25 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसका फ़ायदा आने वाले टाइम में कार्गो हैंडलिंग और पर्यटन में भी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं मिलती, लेकिन उत्तर प्रदेश में 425 किलोमीटर की लंबी नेविगेबल वाटर लेंथ है, जिसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश को इनलैंड वाटरवेज से होगा। इंडिया का सबसे पहला इनलैंड वाटरवेज नेशनल हाईवे नेशनल वाटरवेज 1 2018 में यूपी के प्रयागराज से शुरू हुआ, जो कि बिहार, झारखंड से होता हुआ पश्चिम बंगाल के हल्दियाल तक चला। 1620 किलोमीटर लंबा वाटरवेज शुरू करने के लिए साल 1986 में इसे सबसे पहले नोटिफाई किया गया। 30 साल लग गए, चलो क्या कर सकते हैं, शुरू तो किया गया। इस जलमार्ग के माध्यम से मालवाहक जहाज़ों की मदद से सामान को ले जाने में आसानी होगी। रेल और सड़क मार्ग की अपेक्षा जहाज़ से माल ढुलाई 3 गुना सस्ती होती है, जिसके दाम वस्तुओं में भी पड़ते हैं। अब बात करते हैं मेट्रो की। उत्तर प्रदेश में अभी 3 मेट्रो चल रही है, लखनऊ, नोएडा, कानपुर। 1 मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आगरा। 5 आने वाली है, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज और वाराणसी। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ दिल्ली एनसीआर एक गेटवे है यूपी के लिए एक्सपोर्ट हब का। वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स का एडवांटेज भी उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का सबसे ज़्यादा शेयर भी उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 8.5% एरिया भी उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी सबसे ज़्यादा एरिया उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा, जो कि 57% है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इंटरसेक्शन पॉइंट भी उत्तर प्रदेश के दादरी, जो कि ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ पर है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर्स की। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बड़ी संख्या में हथियार बनाने को लेकर 2 डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया, एक तमिलनाडु और एक उत्तर प्रदेश। दरअसल डिफेंस कॉरिडोर एक रूट होता है जिसमें कई शहर शामिल होते हैं। इन शहरों में डिफेंस से जुड़े सामानों के निर्माण के लिए इंडस्ट्री विकसित की जाती है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य राज्य को सबसे बड़े और एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तैयार करना होता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में शुरू किए गए इस कॉरिडोर्स के लिए 6 शहर आइडेंटिफाई किए गए हैं, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब तक 68 कंपनियों के साथ मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे यूनिट्स लगाने के लिए MOUs साइन किए गए हैं। MSME मीडियम एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, ये देश की GDP में लगभग 29% का योगदान करते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। राज्य के निर्यात में MSME का 45% योगदान है। हैंडलूम और टेक्सटाइल की बात करें तो 47 अप्रूव्ड पार्क्स और क्लस्टर्स उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। चलिए अब बात करते हैं टूरिज्म यानी पर्यटन की। औसतन हर साल 23 करोड़ से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटन और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटन उत्तर प्रदेश में आते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन के लिए हॉटस्पॉट बनाने का काम कर रही है। आकर्षक त्यौहार और मेले उत्तर प्रदेश में तो हमेशा से ही होते रहे हैं, जैसे कि ताज महोत्सव, कुंभ मेला, वृंदावन में होली और दिवाली में दीपोत्सव। 10 पर्यटन सर्किट उत्तर प्रदेश सरकार तैयार कर रही है, जैसे कि रामायण और बुद्धिस्ट। अब बात करते हैं फिल्म की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान कर दिया है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगी।
भारत की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थापित की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी उत्तर प्रदेश काफ़ी हद तक आगे पहुंच सकता है। यूपी इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। 40% से भी ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो हिंदुस्तान में होते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। यूपी का नोएडा एक IT सिटी तो है ही, साथ सैमसंग ने भी वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोली है। 55% से भी ज़्यादा मोबाइल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उत्तर प्रदेश में हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, रिन्यूएबल एनर्जी हो, फार्मास्यूटिकल हो, उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर को बड़ी ही बारीकी से देख रहा है और आने वाले भविष्य में आपको उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी तस्वीर अर्थव्यवस्था के हिसाब से दिख जाएगी। स्टार्टअप्स में भी उत्तर प्रदेश काफ़ी हद तक काम कर रहा है। राज्य की 56% जनसंख्या कामकाजी आयु वर्ग की, इसलिए लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस भी उत्तर प्रदेश में ही है। 150 करोड़ से ज़्यादा के कॉर्पोरेट सेटअप किए गए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के 1000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स में फंडिंग चल रही है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, वेंचर कैपिटल स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत भी उत्तर प्रदेश काफ़ी हद तक आगे। शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी 2017 में 17.5% थी, वो अब घट करके मात्र 2.94% रह गई है। हम आशा करते हैं कि हर राज्य तरक्की करे, हर राज्य फले। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक मेजर इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर दोबारा से नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।